Hello everyone, this is Puru Janotria. We was completing class 11th biology. तो हमने कल क्लास चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 10। अरे ये क्या मिट क्यों रहा है। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है कोश का चक्र और कोश का विभाजन। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम कर चुके थे। कोश का चक्र क्या होता है यहाँ तक अपन बात कर चुके थे। आज अपन बात करने वाले हैं कोश का चक्र की जो स्टेजेज होती है, प्रावस्थाएं होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोश का चक्र की प्रावस्थाएं। एक प्रारूपी यूकैरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है। अगर हम प्रारूपी या टिपिकल उसकी बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका का कौन सा उदाहरण हो गया? मनुष्य की कोशिका के संवर्धन, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। यानी इतनी फास्ट भी नहीं हो रही कि हम स्टडी भी नहीं कर पाए। पता चला कि 30 मिनट में हो गई, डिवाइड होकर कंप्लीट हो गई। अब हम नाम प्रोफेज या इंटरफेस के बारे में पता कर पाए, और ना ही फिर हमें इस स्टेज के बारे में पता चला, प्रोफेज, मेटाफेज एक्सेट्रा जितनी भी है, एनाफेज, टेलोफेज। उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। ह्यूमन में ऐसी बहुत सारी अलग अलग सेल होंगी जिनका जीवन अलग हो सकता है, जीवन काल, उसका जो कोशिका चक्र का जीवन काल या अवधि अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, यीस्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं, यानी कि 1.5 आवर, 90 मिनट, 60 + 30, तो 90 मिनट लग रहे हैं यीस्ट के को। आपको याद रखना है इस चीज़ को। कोशिका चक्र की 2 मूल प्रावस्थाएं होती हैं। पहली कौन सी होती है? इंटरफेस, सबसे लंबी यही होती है। दूसरी कौन सी होती है? सूत्री विभाजन या माइटोसिस फेज। दूसरी कौन सी होती है? एम फेज। आगे देखते हैं। सूत्री विभाजन या एम फेज उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोश का विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है। एम फेज कौन सा है? एम एक्चुअल में वही फेज है जिसमें डिवाइडेशन हो रहा है, जिसमें विभाजन हो रहा है, सेल डिवीजन जिसमें हो रहा है एक्चुअल में, वो कौन सा फेज है? एम फेज है। और अंतरावस्था जो होती है, 2 क्रमिक एम प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करता है। यानी देखो, एक साइकिल तो ये हो गई पूरी। इसमें क्या है? पहले प्रोफेज आएगी, सॉरी पहले इंटरफेज आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी? एम फेज आएगी। अब दोबारा से क्या होगा? एम फेज के बाद फिर से इंटरफेज आएगी, फिर से एम फेज आएगी, फिर से इंटरफेज आएगी, फिर से एम फेज आएगी। तो एम फेज और ये वाली एम फेज, उसके बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? इंटरफेज। सबसे ज़्यादा लंबी अवस्था यही होती है। एम फेज तो छोटी सी होती है। तो 2 क्रमिक एम फेजों के बीच के अवस्था को क्या बोला जाता है? इंटरफेज बोला जाता है। यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिका की औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोश का विभाजन लगभग 1 घंटे में पूर्ण हो जाता है। यानी हम अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो 24 घंटे का कोश का चक्र है करीबन, जिसमें से करीबन 1 घंटा ही एम फेज का होता है। बाकी के 23 जो आवर्स होते हैं वो इंटरफेज स्टेज के होते हैं। 1 आवर 23 आवर। क्लियर है? 1 घंटा जो वो एम फेज का होता है, बाकी के जो 23 घंटे होते हैं ना, वो इंटरफेज स्टेज के होते हैं, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि की 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है। यानी कोशिका 95% से ज़्यादा तो क्या कर रही है? इंटरफेज में बिता रही है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी है ही नहीं। एम फेज का प्रारंभ या आरंभ केंद्रक के विभाजन कैरियोकाइनेसिस से होता है, जो कि संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण यानी सूत्री विभाजन के समतुल्य होता है। यानी केंद्रक का जो विभाजन है वो भी सूत्री विभाजन के समतुल्य ही होता है।
तो गुणसूत्र का पृथक्करण होगा, दो अलग अलग हिस्सों में चले जाएंगे। और इसका अंत कोश का द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। इसका अंत किसके साथ होगा? कोश का द्रव्य विभाजन, यानी कोश का द्रव्य जो है डिवाइड हो गया तो कोश का विभाजन का अंत हो गया। इंटरफेज को विश्राम अवस्था भी कहा जाता है, बिल्कुल रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने बोला था ना सारे जो काम हो रहे हैं वो उसमें मेन जो काम हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं? एम फेज में हो रहे हैं। बाकी काम चलते रहेंगे इसमें, G1 S G2 ये 3 फेज होते हैं, काम चलते रहेंगे लेकिन बहुत आराम से, तो रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। यह वह प्रावस्था है जिसमें कोश का विभाजन के लिए तैयारी होती है। यह कोश का विभाजन के लिए तैयार होती है, उसको क्या क्या चीज चाहिए वो सब डिवाइड वगैरह कर लेते हैं। इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोश का वृद्धि व डीएनए का प्रतिकृतिकरण दोनों होता है। यानी हमने क्या बोला कि जो इंटरफेज की अवस्था होती है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा और सेल जो है वो ग्रो कर जाएगी। दोनों काम हो गए। क्या हो गया? सेल ग्रो कर गई और डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। यानी काम तो कर रही है लेकिन एक्चुअल डिवाइडेशन नहीं हो रहा, डिवीजन नहीं हो रहा, इसलिए उसको विश्राम अवस्था कहा जाता है। बाकी ये काम होते हैं उसमें, याद रखना है आपको, और भी होते हैं। कोश का वृद्धि का मतलब बहुत सारी चीजें बन जाती, डबल हो जाती है। अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा हो गया? G1 फेज, पश्च सूत्री अंतरकाल अवस्था। दूसरा होता है S फेज, सिंथेटिक अवस्था, संश्लेषण अवस्था, प्रावस्था। G2 फेज कौन सा होता है? पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल अवस्था। पश्च सूत्री इसलिए कहा जा रहा है इसको क्योंकि ये मेटाफेज के जस्ट बाद आती है, मेटाफेज नहीं सॉरी एम फेज के जस्ट बाद आती है, एम फेज के जस्ट बाद आती है, इसलिए इसको पश्च सूत्री अंतरकाल अवस्था। इसको पूर्व सूत्री विभाजन अंतराकाल अवस्था कहते हैं क्योंकि ये अंतरकाल है और ये अंतराकाल है, तो अलग स्टेज हो गई है एक चक्र के बाद की। अंतराकाल उसी में, तो जो पूर्व सूत्री विभाजन होगा उससे जस्ट पहले की अवस्था को G2 फेज। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। पश्च सूत्री अंतरकाल अवस्था यानी G1 फेज समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है। यानी G1 जो फेज है वो क्या करेगा? जो समसूत्री विभाजन हुआ है वो और जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ उसके बीच के अंतराल को प्रदर्शित, उसके बीच की जो टाइम पीरियड है, इंटरवल है, उसको प्रदर्शित करेगा। G1 फेज में क्या होगा? कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है। G1 फेज में क्या होगा? मेटाबॉलिकली एक्टिव, एमए कर लिया इसने। तो G1 फेज में क्या होगा? कोशिका जो है मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव रहेगी, लगातार वृद्धि करती है, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं करता। यानी कि G1 फेज में डीएनए प्रतिकृति नहीं करेगा। अगली कौन सी आती है? एस फेज। एस फेज या संश्लेषण अवस्था के दौरान डीएनए का निर्माण होगा व इसकी प्रतिकृति होगी। भाई सीधा नाम से क्लियर हो रहा है, सिंथेटिक फेज। तो एस फेज जो होता है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्लियर है? आगे इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, रेप्लिकेशन हो गया तो दुगनी हो जाएगी। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को 2C से व्यक्त किया जाए तो वह बढ़कर क्या हो जाती है? 4C हो जाती है, डबल हो गई। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। क्या हो गया? डीएनए क्या हुआ? 2C से 4C हो गया, यानी कि जस्ट डबल, डीएनए जस्ट डबल हो गया, लेकिन इसकी गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। यदि G1 फेज में कोशिका द्विगुणित है या 2n गुणसूत्र हैं तो S फेज के बाद भी इसकी संख्या वही रहती है। यानी कि कोशिका द्विगुणित का मतलब 2n, यानी उसमें 46 क्रोमोसोम है। किसमें? G1 फेज में।
तो एस फेज में भी क्या रहेंगे, 46 रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 92 हो गए, ऐसा नहीं होगा। तो 2n की 2n रहेंगे। जो जीवन अवस्था में थी अर्थात 2n ही होगी। प्राणी कोशिका में एस प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में रेप्लिकेशन होने लगता है। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एस फेज में क्या हुआ, जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ केंद्रक में, तो वहीं क्या होगा, तारक के केंद्र जो है या तारक काय जो है, ठीक है, तो तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 फेज के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी कि G2 में क्या होगा, सेल ग्रोथ के साथ G2 में प्रोटीन का, G2 में किसका हो रहा है, प्रोटीन। एस फेज में किसका हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में रेप्लिकेशन होने लग गया। डीएनए का केंद्रक में हो रहा है, तारक केंद्र का साइटोप्लाज्म में हो रहा है। क्लियर है? ये कौन सा देखो, पादप प्राणी जीवन काल कैसे वृद्धि करते हैं, क्या पौधों में सभी कोशिका जीवन भर विभाजित होती रहती है, क्या आप सोचते हैं? अच्छा ये क्वेश्चन है, तो आप वैसे जनरली रीड कर सकते हैं। एक बार ये देख लेते हैं। आप प्याज की जड़ की सीड्स पर पाए जाने वाले कोशिका में सूत्री विभाजन का अध्ययन कर चुके होंगे। इसकी प्रत्येक कोशिका में 16 गुणसूत्र होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जीवन अवस्था एस व एम फेज के बाद कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? 16 रहेंगे। यदि कोशिका में एम प्रावस्था के बाद डीएनए की मात्रा 2C है तो जीवन एस तथा G2 प्रावस्था के बाद इनकी कितनी मात्रा होगी? तो जाहिर सी बात है 4C फिर 2C। ठीक है, कोई नहीं, चलिए आगे देखते हैं। प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। प्रौढ़ का मतलब जो बड़े हो गए, जैसे हार्ट सेल, ये विभाजित नहीं होंगे, बन गया उतना ही बन गया। और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदा विभाजित होती हैं। यानी जो प्रौढ़ प्राणी होते हैं, जो बड़े प्राणी, मतलब जिनकी एज हो गई अच्छी खासी, अधेड़ उम्र के, है ना, तो उनमें क्या होगा कि जो कोशिका हैं, कुछ कोशिका विभाजित नहीं होती। फॉर एग्जांपल हार्ट सेल्स वगैरह हो गए, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कभी कभी विभाजित होती रहती हैं। ऐसा तभी होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। भाई कभी कभी कोई कोशिका विभाजित हो रही है तो क्यों हो रही है? कि कोई पार्ट ऑर्गेन में कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती, जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती हैं। यानी जीवन अवस्था तक तो जाएंगी, तो जो कोशिकाएं आगे विभाजित नहीं हो रही वो क्या करेंगे, जीवन स्टेज से आके सीधे इनएक्टिव स्टेज में चली जाएंगी, जिसे कोशिका चक्र की शांति अवस्था कहते हैं, यानी कि G0 या G0। कोशिका चक्र की शांति अवस्था कहते हैं, यानी कि G0। ये G0 में चली गई, अब विभाजन हो ही नहीं रहा। इस अवस्था की कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है। भाई मेटाबॉलिक की तो एक्टिव रही, क्योंकि काम तो उसे करना है ना, डिवाइडेशन ही तो नहीं हो रहा, लेकिन यह विभाजित नहीं होती। सही बात है। इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। अगर जरूरत हुई तो आगे विभाजन हो जाएगा, क्षतिपूर्ति वगैरह होती है तो, क्षतिग्रस्त होती है तो क्षतिपूर्ति के लिए, वरना डिवाइडेशन नहीं होगा, जरूरत ही नहीं होगी, आराम से मस्त काम करेंगे अपना जो भी काम होगा, डिवाइडेशन को छोड़ के, डिवीजन को छोड़ के। आगे देखते हैं। प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। सूत्री विभाजन किस में होता है? जो डिप्लॉयड होती है, 2n होती हैं,
और कायिक कोशिका होती हैं शरीर की, जनन कोशिकाओं को छोड़ करके जो अन्य कोशिका होती हैं, कायिक कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें दिखाई देता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे हैप्लॉइड अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। कुछ जीवों में इसका अपवाद भी है। उदाहरण के लिए नर मधुमक्खी हैप्लॉइड होती है, यानी कि ए नहीं होती है, फिर भी कौन सा करती है, समसूत्री विभाजन करती है। फिर भी कौन सा करेगी, समसूत्री विभाजन। इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित व द्विगुणित दोनों कोशिका में दिखाई देता है। तो कौन सा हो गया, एक तो मेल बीज हो गया। एंड प्लांट्स, मेल बीज में तो एन स्टेज की रहेगी, 2n नहीं रहेगी, एन रहेगी। प्लांट्स में 2n एंड एन दोनों में ही समसूत्र विभाजन होगा। पादपों में पीडी एकांतरण के उदाहरणों को याद करते हुए पादप जातियों और अवस्थाओं की पहचान करें जिनमें अगुणित कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन दिखाई पड़ता है। चैप्टर 3 में दे रखा है, क्लियर। तो चलिए यहां तक हम कंप्लीट करते हैं। आगे जो है एम फेज पूरा एक साथ लेंगे, ठीक है, उसके स्टेजेस भी हैं तो उसको एक साथ करेंगे, है ना, यहां तक करेंगे या फिर यहां तक, जो भी देख लेंगे कल के हिसाब से। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। थैंक यू।